नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। लगातार मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि आखिरकार किसका होगा गुजरात विधानसभा 2022 का घमासान छिड़ चुका है और सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन जोर जो लगाना चाहिए वो आखिरकार आपको लगाना चाहिए। वोट आपको करना है और प्रत्याशी आपको चुनकर लाना है। ऐसे में प्रत्याशी को सीधे सीधे आपसे रूबरू करा रहे हैं ताकि आप सही मायनों में उन्हें परख सके। आज किसका होगा गुजरात में? वडोदरा शहर की सयाजीगंज विधानसभा से दावेदारी कर रहे केयूर रोकड़िया हमारे साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। केयूर भाई, बहुत बहुत स्वागत है। केयूर भाई के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सयाजीगंज विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। एमई सिविल इंजीनियर है। 1995 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। एमएस यूनिवर्सिटी टेको फैकल्टी के एफजीएस रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर जो नेता होते हैं वो एमएस यूनिवर्सिटी ही ओरिजिन होते हैं, वहीं से पॉलिटिक्स सीखकर फिर राजनीति में अपना नाम बनाते हैं। केयूर भाई भी उन्हीं में से है। वार्ड युवा मोर्चा के कार्यकारी सदस्य रह चुके हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के बड़ोदरा के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के महामंत्री भी रह चुके हैं। एफआरसी कमेटी के भी सदस्य थे और 2021 में वडोदरा शहर ने उन्हें मेयर बनाया। नगर सेवक हैं और मेयर के रूप में पिछले कई वक्त से हम उन्हें काम करते हुए देख रहे हैं। क्यों भाई, किसका होगा गुजरात में? यही सवाल सारे प्रत्याशियों से पूछ रही हूं, क्योंकि कांग्रेस परिवर्तन की उम्मीद लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के दावे कर रही है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। आ गुजरात में बनाव्યું છે, ऐसा कह रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। थोड़ी सी अतिशयोक्ति नहीं है? गुजरात इससे पहले भी तो था। नहीं, गुजरात तो सालों से है। बड़ा प्रधान भी यही कर रहे हैं। आ गुजरात में बनाव्યું છે, यानी एक नगर नागरिक के रूप के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया है। वैसे आप भी एक नागरिक हैं, आपके लिए भी ये टैगलाइन लगानी है कि आ गुजरात में बनाव्યું છે, यानी हर एक नागरिक ने बनाया है। ये आप कहना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाव भी यही है कि हर एक नागरिक ने गुजरात बनाया है, तो हर एक नागरिक को गुजरात पे गर्व होना चाहिए, उसकी विकास यात्रा में योगदान देना चाहिए। इसी वजह से ये टैगलाइन लगी है। हर एक नागरिक को ये बोलना है कि आ गुजरात में बनाव्યું છે। थोड़ा मिसकंसेप्शन था कि आ गुजरात में बनाव्યું છે। अहंकारी रावण कहा था कल दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ये अहंकारी बात है कि ये गुजरात मैंने बनाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर एक नागरिक ने मिलकर ये गुजरात बनाया है। इसीलिए हम सीधे सीधी सोच को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपके मन में जो चल रहा है उसका सीधा जवाब मिल सके। सयाजीगंज विधानसभा पर लौटती हूँ। सयाजीगंज विधानसभा वडोदरा की सबसे बड़ी विधानसभा, जहां बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। कौन कौन सा एरिया इसमें आता है और यहाँ की समस्याएं क्या है सर? सयाजीगंज विधानसभा पहले 2012 से पहले सबसे बड़ी विधानसभा थी। तकरीबन 5 लाख वोटर थे जी। और उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ और सयाजीगंज विधानसभा के 2-3 हिस्से हुए। उसमें से एक हिस्सा जो आज अकोटा विधानसभा है, वो भी पहले सयाजीगंज विधानसभा का हिस्सा था। आज जो मूल सयाजीगंज विधानसभा है, थोड़ा बहुत हिस्सा रावपुरा में भी गया है। तो सयाजीगंज विधानसभा आज जो विधानसभा बनी है, वडोदरा शहर का कॉमर्शियल हब है अलकापुरी। वहां से लेके सीधा जाएंगे तो सबसे लास्ट एरिया जो वडोदरा शहर के अंदर जो नए गांव आए हैं, करोड़िया, उंडेरा, सेवासी, वहां तक की जो ये पूरी विधानसभा है वो सयाजीगंज विधानसभा है। यानी एक मायने में कहे सबसे विकसित कॉमर्शियल हब, बीच में इंडस्ट्रियल एरिया और उसके बाद गांव भी, ये पूरी सयाजीगंज विधानसभा के अंदर लग रहा है जी। अलकापुरी की बात करें तो वो तो बहुत पॉश और डेवलप दिखता है, लेकिन छाणी चले जाए, नवायार चले जाए, उंडेरा चले जाए, कोयली चले जाए, गोरवा चले जाए, मधुरनगर चले जाए, तो सयाजीगंज विधानसभा की पूरी तस्वीर जो है वो खुलकर सामने आ जाती है। आप तो यही इसी इलाके से नगर सेवक भी हैं, आपको पता है समस्याएं बहुत सारी है। क्या करना चाहेंगे 5 सालों तक? देखिए, मुझे भी इसी एरिया के अंदर, वार्ड 8 के अंदर कॉर्पोरेटर के रूप में इस विस्तार के नागरिकों ने बहुत बड़ा मार्जिन देके चुना है। मुझे स्वाभाविक पता था कि यहाँ पे समस्या क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो पॉश एरिया है वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाती है, कॉरपोरेशन बनाती है। वहीं से, क्योंकि हर एक का होता है कि वडोदरा बिजनेस सेंटर बने, वहाँ पे अच्छे रोड बने, अच्छी सुविधाएं मिले। हर एक का अच्छा एक अभिप्राय होता है कि वहाँ पे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी वजह से
सबसे बड़ा फ्लाईओवर भी कॉरपोरेशन ने, राज्य सरकार ने यही बनाने का निर्णय किया था, जो सयाजीगंज से निकलकर अकोटा एरिया तक ये फैला हुआ है। तो ये अलग बात है कि उसका डेवलपमेंट की चिंता सरकार, कॉरपोरेशन सब करते हैं, लेकिन जो विस्तार वडोदरा शहर के अंदर 1.5 साल पहले एडिट आया और उसके अंदर उंडेरा, करोड़िया, सेवासी, अलग विस्तार के अंदर बील, भायली, ये सब एरिया वडोदरा के अंदर शामिल हुआ था। अब उसके अंदर जो जिला पंचायत पहले लगती थी, तालुका पंचायत लगती थी, वो आप भी जानते हैं 5 साल पहले वहां पे कांग्रेस 5 साल तक के लिए राज कर चुकी थी। 1.5 साल के पहले 5 साल उनके थे। उन्होंने कुछ विकास नहीं किया था। वहां 5 साल के अंदर एक भी गटर लाइन नहीं डाली गई है। पानी की लाइनें भी पुरानी जर्जरित है, उसको बदला नहीं गया है। जब ये एरिया हमारे में आया है तब से हमने यहाँ पे सर्वे करवाया कि भी यहाँ पे क्या क्या प्राथमिक समस्या की प्रॉब्लम है। तो हमें मालूम भी पड़ा कि यहाँ पे आज तक तो गटर लाइन ही नहीं डाली गई है। तो पूरे इन उंडेरा, करोड़िया के अंदर गटर लाइन नहीं है। तो हमने सबसे पहले ये काम करवाया कि जो डेवलप एरिया है उसमें तो डेवलपमेंट चलना ही रहना चाहिए, लेकिन जो अनडेवलप्ड एरिया है तो उसके अंदर प्राथमिक सुविधा है कि हर एक नागरिक को गटर मिलनी चाहिए। तो ये प्राथमिक सुविधा है, उसको मिलनी चाहिए। तो मेयर के दौर पर मैंने वहां 65 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा, जिसके अंदर पूरे उंडेरिया, करोड़िया गांव की सारी गटर लाइन की व्यवस्था होगी, एसटीपी प्लांट के साथ होगी, और वो अमृतम में मंजूर करवाया है। तो आगे के दिनों में टेंडर प्रोसेस होकर काम भी अलॉट होगा और वहां पे गटर लाइन भी डाली जाएंगी और एसटीपी प्लांट भी लगेगा। उसके साथ वहां पे पानी की भी समस्या थी कि वो लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते थे। तो हमने वहां पे नई टांकी बनाने का, नया सम्प बनाने का, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसके साथ कनेक्ट करने के लिए 12 करोड़ का अलग से एक प्लान बना के वो भी मंजूर करवाया है। तो जो समस्या थी उसके निराकरण के लिए 1.5 साल के अंदर ये मंजूरी भी मिल गई और ये काम भी अब चालू होगा। तो मैंने कॉर्पोरेटर के दौर पर 2 सबसे बड़े वायदे किए थे। आप किसी भी नागरिक से पूछे, मैं किसी भी ग्रुप मीटिंग में बोलता था कि 5 साल के अंदर कॉर्पोरेटर के द्वारा यहाँ पे गटर लाइन भी मैं डालूंगा उंडेरा, करोड़िया, जनकपुरी, अयोध्या नगरी के अंदर, और उसके साथ जो गेंडा सर्कल है वहां से लेके उंडेरा तक का नया स्मार्ट रोड भी बनाऊंगा। मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि ये काम जो 5 साल में करने वाला था वो आज 1.5 साल हुआ है मेयर के दौर पर, कॉर्पोरेटर के दौर पर। तो ये पूरा काम मैंने 1.5 साल के अंदर इसकी प्राथमिक मंजूरी भी ले ली, और जो स्मार्ट रोड का काम है वो भी मेरे ख्याल से 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा। वो इतनी जल्दी से स्मार्ट रोड का काम भी चल रहा है। तो ये 2.5 साल के अंदर जो मेयर का टर्म होता है उसके अंदर ये दोनों प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। नए विकास कार्यों की तो बात की जा रही है, लेकिन इसी विधानसभा में जो पुरानी ड्रेनेज लाइन है, ओवरफ्लो की समस्या हमेशा लोगों को दिक्कतें होती है कि ड्रेनेज भर जाती है, जब बारिश होती है पानी बैक आता है, दूषित पानी की समस्या, कम प्रेशर से पानी की समस्या, ये सारी समस्या इसी विधानसभा की भी है। उसके लिए क्या जो एग्जिस्टिंग है, सालों से है, उसके बावजूद ये समस्या हल नहीं हुई है। पानी की समस्या तो मैं तकरीबन 15-20 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन इस बार हमने उस पर भी काम किया 1.5 साल के अंदर। वडोदरा शहर में 27 साल बाद इस 1.5 साल में हम सिंधरोड से लेके एक नई पानी की लाइन साउथ जोन में लाए वडोदरा शहर के अंदर, और वहां से आज हम 70 MLD पानी हर रोज उठा रहे हैं। जो पानी की स्केर्सिटी की समस्या वडोदरा शहर में और बेसिकली साउथ जोन मांजलपुर एरिया में थी, वो हमने दूर कर दी है। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि पानी की समस्या नहीं रही, वहां पर कहीं भी जगह पे लोकल कॉन्टामिनेशन की समस्या आ रही है। क्या होता है कि ड्रेनेज भरी होती है, तो ड्रेनेज का अगर सिपेज हो रहा है पानी, और जो पानी लाइन में पड़ा हुआ है, लाइन का भी लीकेज हो रहा है, तो उसमें वो सिपेज में जा रहा है, तो लोकल कॉन्टामिनेशन की समस्या आ रही है। लेकिन वो लोकली है, किसी एक गली में होती है, किसी एक सोसाइटी में होती है, तो वहां भी तंत्र उस लाइनों को बदलने का काम वो निरंतर चलती प्रक्रिया है। आज अगर यहाँ पे इस सिटी में हो रहा है, कहीं पे दूसरी जगह पे होगा, कहीं पे तीसरी जगह पे होगा, तो वो तो काम कॉर्पोरेशन को निरंतर ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन जहां पर ड्रेनेज की समस्या थी, गोरवा में सालों से पहले ऐसे था कि गोरवा में ड्रेनेज 12 मास बहती रहती थी बाहर रास्ते पे, तो हमारे
कॉरपोरेशन ने पूरी एक ड्रेनेज लाइन माइक्रो टनलिंग के द्वारा नहीं डाली थी। तो इससे इस समस्या का भी समाधान हुआ है। आगे जो कोई भी जिस जगह पे भी अभी सौरभ पार्क है हमारा वार्ड नंबर 9 के अंदर आ रहा है, उसमें भी हम लोग ड्रेनेज की समस्या थी तो नई माइक्रो टनलिंग से वहां भी ड्रेनेज लाइन डालना का काम चालू कर दिया है। तो जहां पे भी ऐसी समस्या आएंगी कॉरपोरेशन उसको जल्दी से जल्दी हल कर पाएगा। जी, समस्याएं बहुत सारी है और काम चल रहे हैं। जरूरत क्या है? सयाजीगंज विधानसभा की डेवलपमेंट की आपने भी कुछ योजनाएं बनाई होगी कि मैं 5 साल के लिए अगर चुनकर आता हूं तो मैं ये काम करने वाला हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पे पिछले 27 साल से है। डेवलपमेंट के काम हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कॉरपोरेशन होता है, राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होता है, वो अलग अलग प्रोजेक्ट रखते हैं और डेवलपमेंट का काम वो चलता ही रहता है। जैसे अभी थोड़े महीने पहले हम लोगों ने टीपी मंजूर करवाई, नया रास्ता ITI से लेके लक्ष्मीपुरा तक का एक नया रास्ता खोला है। वहां पे अभी कारपेटिंग का काम भी चालू कर दिया। कल सड़क रातों रात बनाई गई क्योंकि आप विधायक के रूप में अब आपको वोट मांगने जाना है वहां पर, और वो सड़क बहुत खस्ता हाल थी जो कल ही बनाना शुरू किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? ये लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन के कारण कल सड़क बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट रोड पिछले 5 महीनों से चल रहा है और पर चलता ही जा रहा है। नहीं, वो चल रहा है, लेकिन उसके जो टाइम लिमिट है उसमें वो खत्म भी हो जाएगा। गेंडा सर्कल से आप पंचवटी तक जाएं तो ऐसा लगता है कि कोई बैकवर्ड इलाके से गुजर रहे हैं। बस, तो अभी आप आज भी वहां से आज ही जाइए तो आपको पता चलेगा। अब वो स्मार्ट रोड की तरह रोड डेवलप भी हो चुका है, वहां तक कारपेट भी हो चुकी है। अब धीरे धीरे पेड़ ब्लॉक लगेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये स्मार्ट रोड की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा और डेवलप हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी 2-3 महीने लगेंगे, 4-5 महीने लगेंगे उसके अंदर। तो ये काम होगा तब लोगों को पता चलेगा कि रियल डेवलपमेंट इस एरिया का क्या हुआ है। उसके साथ जो हमने रोड कनेक्टिविटी खोली है, अब किसी आदमी को गोत्री से लेके छानी जाना होगा तो उसको मेन रास्ते की जाने की बजाय उसको ऑल्टरनेट रास्ता अच्छा मिल जाएगा। तो ये एक ऑल्टरनेट मिलने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। रास्ते नए खुल रहे हैं, रास्ते अच्छे बन रहे हैं, सारे लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इस दिशा में काम हमारे पिछले धारासभ्य, पिछले कॉरपोरेशन के बोर्ड ने जो अच्छी तरह किया है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जी, पिछली करीबन 4 टर्म से भारतीय जनता पार्टी का शासन है सयाजीगंज विधानसभा में। नवायार्ड, गोरवा, मधुनगर बहुत बैकवर्ड इलाके, यहाँ के लोग हैं, आज भी गरीब हैं। उनके रोजगार के लिए, उनके पुनर्वसन के लिए कोई काम हो पाएगा क्या? देखिए, जो मधुनगर एरिया है या तो नवायार्ड गोरवा एरिया है, अब उनको डेवलप करने के लिए कॉरपोरेशन हो, राज्य सरकार हो, अतिरिक्त बजट भी दे रही है और उस एरिया में नए रास्ते भी बन रहे हैं। उस एरिया के अंदर नए फुटपाथ बन रहे हैं। उस एरिया के अंदर नई पानी की लाइनें डाली जा रही है। उस एरिया के अंदर नई गटर व्यवस्था जहाँ पे नहीं है वहां पे हम डेवलप कर रहे हैं। मधुनगर एरिया के पास आपने बोला था तो जनकपुरी अयोध्या नगरी पिछले 12-15-20 साल से वडोदरा के अंदर है, लेकिन वहां पे आज तक गटर लाइन नहीं थी। जब मेरे ध्यान पे 4 साल, मतलब करीब 20 साल से जब भारतीय जनता वहां पार्टी पे का एक बार शासन गटर है। लाइन डालने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन किसी टेक्निकल कारण की वजह से वहां पे गटर लाइन नहीं हो पाई थी। अब मैं खुद इंजीनियर था तो मैंने इसको हाथ में लिया कि भाई ये गटर लाइन तो इनको मिलनी ही चाहिए, इनका हक है। तब जाके अब वो मंजूर भी हुई और काम भी चालू हुआ है। हमने उसका खातमुहूर्त कर दिया है और काम भी चालू हमने कर दिया है। तो वो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, हर एक नागरिक को प्राथमिक सुविधा मिले, इस दिशा में कॉरपोरेशन काम कर रही है। चलिए, आशा रखते हैं कि सयाजीगंज विधानसभा का विकास, सही मायनों में विकास हो तो रहा है, कितना हो रहा है वो भी हम जानते हैं। सही मायनों में कुछ अच्छा विकास हो, लोगों को कुछ अच्छी सुविधा मिले। जातीय समीकरण क्या है इस विधानसभा सीट का? क्योंकि ओबीसी के ज्यादा वोटर्स होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है हमेशा से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे किसी आदमी को चुनाव नहीं लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कमल को चुनाव लड़ा रही है। यहाँ पे केवल रोकड़िया कोई चीज नहीं है। मेरी जगह पे आप भी खड़ी हो जाए तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। माननीय वड़ा प्रधान जो नरेंद्र भाई मोदी जिस विजन से देश में काम कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जिस विजन से काम कर रहे हैं, तो उस विजन को वोट देते हैं। किसी आदमी को यहाँ पे वोट नहीं मिलता है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपको कैंडिडेट को नहीं देखना है,
पार्टी को देखना है, मोदी को देखना है। क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लोकल कैंडिडेट काम करते हैं और जब विधानसभा का चुनाव हो, जब स्थानीय चुनाव हो, आपको नहीं लगता कि कैंडिडेट को देखना चाहिए? कैंडिडेट किस विचारधारा का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट की विचारधारा क्या है, उसकी खुद की सोच क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग तो जिस आदमी से प्रेरणा लेते हैं वो बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी है। उनमें से प्रेरणा लेके हम लोगों ने काम करना चालू किया है। तो स्वाभाविक रूप से जिस विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में हम लोग डेवलप हुए हैं, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये हमारी विचारधारा की फलश्रुति है। अगर देश में से 370 कश्मीर में से हटानी है तो माननीय वड़ा प्रधान हो या बूथ लेवल का कोई कार्यकर्ता हो, हर एक की विचारधारा में ये हटनी ही चाहिए। राम मंदिर बनना है तो बनना ही चाहिए। तो ये हर एक की विचारधारा समान होती है। यानी कैंडिडेट की जगह पे पार्टी की विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं नहीं, हम की भावना है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं अच्छा आदमी हूं, ये हमारी भावना नहीं है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे हैं। किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा कर दीजिए, लोगों से अपील करते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। मैं नहीं, हम की भावना में विश्वास करते हैं। और हमारे यहाँ तो पहले से सोच ऐसी है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। जब देश की बात आती है तो दल कुछ नहीं, और जब दल की बात आती है तो व्यक्ति कुछ नहीं। लेकिन जब टिकटों का आवंटन होना था 182 विधानसभा सीट पर, भारतीय जनता पार्टी को इस बार कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। कुछ विधानसभा सीट तो एंड तक डिक्लेयर नहीं हो पाई और सयाजीगंज भी नहीं हो पाई थी। बड़े बड़े नाम थे, डॉक्टर विजय शाह, राजेश आयरे, विष्णु प्रजापति, बहुत सारे बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़कर आपने ऐसा क्या मैजिक चलाया कि आपको विधानसभा, सयाजीगंज विधानसभा, क्योंकि एक बड़ी विधानसभा और एक नामी विधानसभा इसे माना जाता है, मैजिक क्या चलाया आपने जो आपको विधानसभा का टिकट सयाजीगंज से मिला? नहीं, पार्टी ने मुझे जब भी जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैंने पूरा किया है। जहां तक मुझे संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बना था, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना था। जहां तक पार्टी ने मुझे बोला कि आप सरकार में काम कीजिए, तो मुझे शिक्षण समिति का चेयरमैन भी 5 साल के लिए बनाया, एफआरसी का मेंबर भी मुझे बनाया। बाद में पार्टी ने बोला आप कॉरपोरेशन में काम कीजिए, तो पार्टी ने मुझे मेयर पद की भी जवाबदारी दी। यहाँ हमारे यहाँ पद नहीं है, या हमारे यहाँ जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। लेकिन रोष तो कहीं ना कहीं रोष का सामना तो करना पड़ रहा है, विरोध का, छोटा मोटा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसी को नहीं करना पड़ता। पार्टी में हम परिवार की तरह रहते हैं। आप भी देखिए, आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हमारी रैली निकली है, सबसे अच्छी रैली। आप सभी ने वीडियोग्राफी, कैमराग्राफी की है वहां पे, तो आप सभी ने देखा है कि सबसे बढ़िया रैली सयाजीगंज विधानसभा की निकली है सभी पार्टियों के अंदर। कोई पार्टी तो निकाल भी नहीं सकी है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी क्या है, और कार्यकर्ता भी सभी एक मंच में आके आपने जिन जिन नामों को आपने लिया, राजेश भाई आयरे तो हमारी रैली में, हमारे कार्यालय के उद्घाटन के अंदर थे। जो भी दावेदार थे, विष्णु भाई प्रजापति, तो वो भी हमारे यहाँ हमारे साथ थे। आप जो भी नाम ले रहे हो वो सारे हमारे साथ मिलके हम एक मत होके लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, संगठन और सुशासन वाली जो पार्टी, डिसिप्लिन वाली पार्टी की टिकट किसी भी मिला, जो भी रेस में थे उन सबको सपोर्ट तो करना ही है, और वो सपोर्ट सामने आता है। इस बार थोड़ी सी अंदरूनी कलह सतह पर आई है, लेकिन अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, नाम डिक्लेयर हो गए हैं, तब सब एक साथ जुट गए हैं। कल नामांकन वापस लेने में एक विवाद सामने आया था, स्वेजल व्यास के खिलाफ आपने एक वो बताई थी, और नेहा राणा, उनका भी कुछ नामांकन आपने रद्द कराने की कोशिश की। उनका भी कहना था कि केयूर रोकड़िया ने मेरा नामांकन रद्द कराने की कोशिश की। क्या ये कोई इनसिक्योरिटी की भावना? जनता दल से लड़ रही है नेहा राणा। मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ। अच्छा, कल उन्होंने ये इंटरव्यू सारे मीडिया को दिए हैं कि केयूर रोकड़िया ने मेरा नामांकन रद्द कराने की कोशिश की। मैं मीडिया के सामने ही बोल रहा हूँ, नेहा राणा जी को मैं जानता भी नहीं हूँ। नेहा राणा जी कौन है मुझे पता भी नहीं है। जनता दल से सयाजीगंज से लड़ रही थी, जनता दल से लड़ रही थी, कैंसिल हो गया है। हाँ, वो कैंसिल मैंने तो नहीं करवाया है। मैं जानता भी नहीं था कि वो कौन है, ना ही तो मैंने, वहां पे तो कैमराग्राफी होती है जी, आप उनसे मंगवा लीजिए आरटीआई करके। वहां पे मैंने ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया है, तो मुझे पता ही नहीं है कि नेहा राणा कौन है। स्वेजल व्यास ने नगरपालिका में आपके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिया था, क्या आपने कल उसका बदला ले लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात मैं पब्लिक के सामने आपको पूछना चाहता हूँ,
मुझे प्रसिद्धि लेनी है, नाम कमाना है। चलो मैं सोचता हूं कि मैं अजय देवगन की तरह 2 बाइकों पे 2 पैर खड़े रह के गाड़ी चला सकता हूं, तो ये लॉ के विरुद्ध है कि लॉ के पक्ष में है, तो मैं नहीं चला सकता। प्रसिद्धि भले मुझे लेनी है, फिर भी मैं 2 बाइकों पे 2 पैर खड़े रह के ऐसा करके नहीं जा सकता। तो ये लॉ के विरुद्ध है। वैसे जब हमारे ध्यान में आया कि किसी आदमी ने सभी को अपील की कि आप मुझे 1-1 रुपया ट्रांसफर कीजिए, बहुत सारे लोगों ने उसको 1-1 रुपया, उसका कहना है, ट्रांसफर किया, पेटीएम के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इस आदमी ने क्या किया कि उस रुपये को लेकर टोकन 1 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। 1-1 रुपये का सिक्का उसने बाहर से ले लिया। अब यह बाहर से लिया हुआ रुपया जो ऑनलाइन मिला है उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहिए, उसकी जगह पे 1-1 रुपये के कॉइन उसने बना लिए। यह सस्ती प्रसिद्धि लेने का कृत्य किया है। स्टंटबाजी बोलते हैं ना, यह स्टंटबाजी की है। बाद में उसने क्या किया, उस 1-1 रुपये को वहां पे जमा करवाया। अब सेक्शन 6 यह कहता है कि प्रसिद्धि भले उसको लेनी है, लेकिन सेक्शन 6 यह कहता है कि कोई भी आदमी, कोई भी एक पर्सन किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी के अंदर 1000 कॉइन से ज्यादा जमा नहीं कर सकता। तो आप समझ गई कि उसने तो 10,000 कॉइन जमा करवाए, लेकिन कोई भी आदमी 1000 से ज्यादा कॉइन जमा नहीं कर सकता। इसी को हमने वहां पे सेक्शन को, नियम को कोट करके ऑब्जेक्शन लिया था। रेस्ट हमने आरएम पे छोड़ दिया कि वो निर्णय करेंगे, उसमें हमें कोई दुविधा नहीं है, वो कंपटीशन में ही नहीं है। तो फिर भी किसी को प्रसिद्धि लेनी है, लेकिन उसके साथ नियम का पालन भी करना ही है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो मेरा यह स्वभाव है कि उसको नोटिस में भी लाना है। ऐसे ही किसी आदमी को, मैं भी शहर का मेयर हूं, तो नियम ना तो मुझे तोड़ना है ना किसी को तोड़ने देना है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ। कांग्रेस की नेता और विपक्ष की नेता कॉर्पोरेशन की अमी रावत, वो आपके सामने सयाजीगंज विधानसभा से कंटेस्ट कर रही हैं, कितनी टक्कर मारते हैं इससे? मैं तो कोई टक्कर ही नहीं मानता हूँ। वो तो पहले भी लड़ चुके हैं, नरेंद्र भाई और अमी बेन तो पहले भी लड़ चुके हैं। पहले भी बहुत बड़े मार्जिन से हमने उसको 2017 में भी हराया है। लेकिन फिर भी इस बार 1.5 साल पहले उनको शुभकामनाएं देते हुए एक बार जरूर आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि 1.5 साल पहले कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था। कांग्रेस को उसकी जगह नगर जनों ने बता दी थी। 7 सीटों पे वो सिमट के रह गए, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वो किसी भी चीज को लेके विरोध कर सकते हैं, किसी भी सच्ची चीज को लेके भी विरोध पे उतर जाते हैं। तो कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ी हार का सामना 2021 के इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हुआ है। और इस बार भी ये तो विचारधारा की लड़ाई है, ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। तो यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी आमने सामने टकराने वाली है। तो हर एक आदमी को शहर के पता है कि कौन सी पार्टी की विचारधारा क्या है, कौन विकास की बात करता है, कौन विकास को रोकने की बात करता है, कौन डेवलपमेंट की बात करता है, कौन पब्लिक सुविधा की बात करता है, कौन शांति सलामती सिक्योरिटी की बात करता है और कौन उसको रोकने की बात करता है। ये सारी जनता को पता है। कुछ लोग होते हैं कि जोर से बोलो, झूठा बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, लोगों को भ्रमित करो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अमी बेन ने, विपक्षी नेता ने, मैं अमी बेन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन विपक्षी नेता ने कॉर्पोरेशन के अंदर 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैंने सभा में से उनको चैलेंज दी थी, 1000 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1000 रुपये का आक्षेप, 1000 रुपये का आक्षेप आप मेरे पे नहीं या मेरे किसी सभ्य पे नहीं कर सकती। अगर करना ही है तो जाइए कोर्ट में जाके एक बार प्रूव तो। भ्रष्टाचार के सवालों के आपने जवाब ही नहीं दिया आज तक। मैं तो सारे सवाल के जवाब दिए, आप अभी भी पूछ सकती हैं, मैं अभी आपको जवाब दे सकता हूं हर एक चीज के। भ्रष्टाचार में मेरी नीति या मेरी पार्टी की नीति 0 टॉलरेंस की है। कोई पण दिवस हम लोग जब सत्ता में बैठे हैं तो भ्रष्टाचार पे हमारी नीति वो 0 टॉलरेंस की है।
हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। आपकी सीट पर बैठकर ही अमीरावत मैम पिछले कुछ दिनों पहले ही कह के गई हैं कि भ्रष्टाचार मामले भारतीय जनता पार्टी हमें जवाब नहीं देती है। वो तो बोलेंगी, उनको पूछिए कौन से भ्रष्टाचार के मामले में आपको जवाब नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी पर पास से कौन से भ्रष्टाचार के मामले में जवाब नहीं दिया है। और भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस न करे तो अच्छा है। जिसका नेता राहुल गांधी वो खुद जमानत पे छूटा हुआ है, वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे हमारे पास आके। फिर भी हमारे पे अगर कोई आरोप लगाने की बात कर रहा है तो उसको साबित करना चाहिए। कोर्ट में जाइए, अगर आपके पास कुछ प्रूफ है। मैं अगर बोलूंगा कि मयूरिका बहन आपने तो ये भ्रष्टाचार किया है, अगर आप बोलेंगे भाई मैंने नहीं किया है, तो मुझे कोर्ट में जाना चाहिए कि भाई नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने किया है। वहां पे कहीं अपील करनी चाहिए किसी और जगह पे। कुछ ऐसा किया है उन लोगों ने। जब इनके मंत्री, पूरी सरकार थी केंद्र में, तब भ्रष्टाचार के आरोप में इनके मंत्री, बहुत सारे मंत्री तो जेल में गए थे। तो ये भ्रष्टाचार के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाना, मैंने पहले ही बोला ना, जोर से बोलना, झूठा बोलना, चिल्ला चिल्ला के लोगों को खड़ा करना, ये इनकी आदत है। तो मैं इनकी आदत तो नहीं बदल पाऊंगा। जी चलिए, 182 विधानसभा में से कितनी सीटें इस बार सेंचुरी पार कर पाएंगे? 99 पिछली बार सिमट गए थे। सेंचुरी नहीं, हमारी तो अपेक्षा बहुत बड़ी है। जिस तरह पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, राज्य के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में सरकारें काम कर रही है। जिस तरह CR पाटिल जी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी पेज समिति के माध्यम से लोगों तक पहुंची है, और जिस तरह कोरोना के अंदर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी ने काम किया है, हमारी अपेक्षा है कि सारे रिकॉर्ड विधानसभा के आज तक के टूट जाएंगे। कोई आंकड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है? हम लोग तो ये कह रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड आज तक के टूट जाएंगे। सारे रिकॉर्ड आज तक के टूट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, वडोदरा शहर के मेयर और सयाजीगंज विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रोकड़िया कह रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे सीधे हमने जनता से आपको रूबरू कराया है, वही सवाल पूछे जो जनता जानना चाहती थी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके जो भी सवाल हैं हमें लगातार मैसेजेस और कमेंट्स के जरिए पूछते रहें, ताकि यहाँ जब पार्टी आती है, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट आते हैं, पूछ सके, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है 5 दिसंबर। याद रखनी है डेट, वडोदरा 5 दिसंबर को वोट करेगा और गुजरात 1 और 5 दो दिन 2 चरणों में मतदान होना है। वोट जरूर करना है और सही और अच्छे प्रत्याशी को करना है। और सही और अच्छे प्रत्याशी को कैसे चुने? VNM टीवी देखते रहे, यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बात सारे लोगों तक पहुंचना जरूरी है। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर VNM की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। अब KBC आयोजित हुआ है वडोदरा में। आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफ होटल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफ होटल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है KBC फूड फेस्टिवल। जी हाँ, KBC यानी कबाब, बिरयानी, करीज। 20 नवंबर तक चलने वाले इस KBC फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब, बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का। एफ होटल ओल्ड सयाजी होटल में। एफ होटल ओल्ड सयाजी होटल, नियर काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષ્યા। જી હા,
અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. अब केबीसी आयोजित हुआ है वडोदरा में. आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है केबीसी फूड फेस्टिवल. जी हाँ, केबीसी यानी कबाब बिरयानी करीज. 20 नवंबर तक चलने वाले इस केबीसी फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का. एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल में. एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा. किसका होगा गुजरात? गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए घमासान छिड़ चुका है. 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी का शासन था, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बार दावेदारी कर रही है. भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और साथ ही कुछ निर्दलीय दावेदार भी हैं. इस पे काफी पेच फंसा हुआ है इस बार भारतीय जनता पार्टी का. वैसे हमेशा गुजरात गढ़ माना जाता है और किसका होगा गुजरात, ये सवाल का जवाब जानने के लिए आज मैं पहुंची हुई हूँ 140 डभोई विधानसभा. गुजरात के वडोदरा जिला की डभोई विधानसभा इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब सीधा सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़ता है. यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से शैलेश मेहता, जिन्हें शैलेश सोट्टा के नाम से हम सब जानते हैं, दावेदारी कर रहे हैं और पिछले 5 टर्म में विधायक रह चुके हैं और इस बार रिपीट किए गए हैं. टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी उथल पुथल सामने आई थी, लेकिन शैलेश मेहता फिर एक बार अपनी टिकट पाने में कामयाब रहे हैं और उसकी वजह है 5 साल तक किए गए काम. शैलेश भाई, आप हमेशा जब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उठ खड़ा होना पड़ता था आपकी जनता के लिए, आप आवाज उठाते थे, बड़ोड़ा डेयरी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, और उसके बावजूद जब टिकट देने की बारी आई शैलेश मेहता को टिकट मिला है. क्या कहेंगे इस पर? पिछले 5 साल में जो डभोई विधानसभा में काम हुए, जो विकास हुआ है, सब हाईकमांड को पता है. हाईकमांड उससे पहले सर्वे भी कराती है, अनेक एजेंसियां सर्वे का काम करती है और उसके रिपोर्ट के आधार पर वो लोग उम्मीदवार किसको बनाना वो तय करते हैं. और उनकी सभी एग्ज़ाम में मैं पास हुआ हूँ. एग्जाम में पास हुए हैं ये कह रहे हैं, और 5 साल के कामों का जब लेखा जोखा करने की बात आती है और आने वाले 5 साल तक कुछ नए काम करने की बात आती है, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी डभोई विधानसभा में 5 साल में शैलेश जी आपके अंडर में क्या काम हुए हैं? बहुत काम हुए. अब सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुंडेला में 750 करोड़ सालों से उसकी बात चल रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं था. वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंजूर भी हुई, पैसे भी आए, काम भी चालू हो गया है अभी, और 2024 तक यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी हो जाएगी. उसके साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आपने बात की, जाने के लिए बहुत लोग आते जाते हैं, तो डभोई बड़ौदा का जो रास्ता है उसको वाइडनिंग करने के लिए, नया बनाने के लिए 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपीस गुजरात गवर्नमेंट ने दिए, वो उसका काम भी चालू है. बहुत सालों से हमारे यहाँ धनिया से कायावरोहन का रास्ता है, उसकी डिमांड लोगों में थी कि कुछ करना चाहिए. बहुत हालत बहुत नाजुक थी वो रास्ते की. 35 करोड़ रुपीस मंजूर भी हुए, काम भी चालू हो गया, अभी काम चालू है. यहाँ से सेगवा जाने के लिए, डभोई से सेगवा का रास्ता, उसके लिए 120 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने मंजूर किया है. चांदोद करनाली की बात करते हैं, त्रिवेणी संगम की बात करते हैं, वहाँ 40 करोड़ रुपया नए घाट बनाने के, नया काम करने के लिए मंजूर किया गया. टेक्निकल कारणों से काम रुका हुआ है, अगले साल वो भी चालू हो जाएगा. ऐसे बड़े बड़े काम हुए. साथ में डभोई नगर के आसपास आप घूमे होंगे, 3 ओवरब्रिज बन रहे हैं. एक सरिता फाटक, एक थरवासा चौकड़ी, एक सीनो रोड पे. सभी ओवरब्रिज उसकी कॉस्ट कम से कम 100 करोड़ रुपये, यानी 300 करोड़ के ओवरब्रिज अभी काम स्टार्ट है जी. टूंक समय में वो भी काम भी खत्म होगा. सरिता फाटक के बाद
पलासवाड़ा फाटक है, वहाँ भी ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो वहाँ का भी ओवरब्रिज मंजूर हो चुका है, उसका काम भी टूंक समय में शुरू हो जाएगा। बाकी तो छोटे छोटे गांवों को जोड़ने के रास्ते हैं, उसके भी बहुत काम हुए हैं। डभोई नगर में पहली बार टाउन हॉल मंजूर भी हुआ, उसका काम अभी पूरा होने आया है। बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी, अभी भूमि पूजन हुआ है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, गवर्नमेंट ने मंजूरी दी, पैसे भी दिए। 1,12,000 स्क्वायर फीट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सिर्फ सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ टाउन में भी बन रहा है। तो ऐसे बहुत से काम हुए, हर तबक्के के लोगों के काम हुए। 5 सालों में काफी सारे विकास कार्य हुए हैं और आने वाले 5 सालों तक जब फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जिम्मेदारी दी है, विधायक बनकर आकर, चुनकर आकर डभोई की जनता की सेवा करने की, और 5 सालों में क्या विकास योजनाओं को यहाँ लागू करने की योजना है, वो भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। आने वाले 5 सालों में अभी भी, क्योंकि कितने भी काम करो काम कम ही पड़ते हैं, समस्याएं तो होती है कहीं ना कहीं, अभी भी क्या ऐसी चीजें हैं जिसे आप इम्प्रूव करना चाहेंगे? तो तालुका की प्रजा के लिए तालुका पंचायत का भवन नया बनाना है, उसका भी काम ऐसे तो स्टार्ट करने का बोल दिया है। नगर पालिका का बिल्डिंग आप देखो तो बहुत पुराना है, वहाँ कोई बैठ नहीं सकता, ऐसी पोजीशन है, उसको भी नया बनाना है। ये टाउन हॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ की प्रजा के लिए दूसरा कोई मनोरंजन का वो नहीं है। साथ में छोटे मोटे बिजनेस भी यहाँ लाने हैं, इंडस्ट्री छोटी मोटी आए, ऐसा भी आयोजन करना है। ऐसे बहुत से काम फ्यूचर में आएंगे और करेंगे। 5 साल तक बहुत सारे विकास कार्यों की योजना है। जब मैं डभोई के बारे में पढ़ रही थी और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी, कई सारी समस्याएं सामने आई, लोगों ने खुद बताई हैं। यहाँ पीने के पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या है। किसानों को फसल लेने में दिक्कत आती है, खासकर तो गर्मियों का जब मौसम होता है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है क्योंकि सिंचाई का पानी नहीं मिलता है। सिंचाई का पानी और पीने का पानी भी कई इलाकों में दिक्कत है, और सिंचाई के पानी की समस्या डभोई में अभी भी काफ़ी हद तक देखने मिली है। कि यहाँ ज़्यादातर लोग डांगर यानी राइस की खेती करते हैं, फसल लेते हैं, तो उनके लिए वो सब वडवाना के आसपास के लोग हैं। वडवाना तालाब में पानी ख़त्म होता है तब ये पोजीशन आती है, लेकिन पिछले 5 साल में हमने लीगली सबको पानी दिया है, और समर में भी लोगों ने अपना पाक खेती की है, फसल ली है। ये पहली बार हुआ है, किसी को भी पूछ लो कि 5 साल में कोई दिक्कत हुई। 5 साल पहले जो भी हुआ, 5 साल में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुए। सब ने 3 बार फसल लेते, 3 बार लिए। जो समर में उनारू पाक बोलते हैं, वो पहले बंद था कि पानी की दिक्कत आती थी। कई लोग बोलते हैं शैलेश भाई ने इलीगल गेट खोल दिए, वो सब किया, लेकिन वो जो यहाँ के किसान है उसके लिए किया है। मेरी तो कोई ज़मीन है, मैं कोई फसल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लोगों की दिक्कत थी, उसका सॉल्यूशन एक ही था कि उनको पानी मिलना चाहिए, और पानी मिला है। कोशिश भरपूर हो रही है कि किसानों को भरपूर पानी मिले, क्योंकि जब राइस की खेती होती, डांगर की खेती होती, बहुत सारा पानी चाहिए, और ऐसे में किसान जो है पानी की मांग, हमेशा सिंचाई के लिए पानी की मांग यहाँ से करते आए हैं। एक बात मेरे सामने ये भी आई, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ डभोई की जनता को नहीं मिला है। गुजरात में सब जगह और देश में भी कई जगह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बड़े पैमाने पर मिल रहा है, डभोई की जनता कहीं ना कहीं वंचित है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, सिटी के आसपास के लोगों को मिला है, तालुका प्लेस पे कम मिला है। उसके लिए भी बात हुई, गाँव में भी आवास की योजना लोगों की डिमांड है। पूरे राज्य में सभी एमएलए ने आवाज़ उठाई है, और नेक्स्ट टाइम में उसके लिए भी आयोजन होगा ही, क्योंकि जो नगर पालिका है वहाँ अभी भी मंजूर हुए, यहाँ पर कई काम मंजूर हुए, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। चलिए, आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी डभोई की जनता को मिल सकता है। जो सवाल आपने खुद मेरे से किया था, कुछ और सवाल सामने आए थे। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को खासकर वडोदरा तक पढ़ने जाना पड़ता है। वैसे वडोदरा काफ़ी नज़दीक है, लेकिन डभोई में ही कोई ऐसी व्यवस्था, उच्च शैक्षिक संस्था नहीं बनाई जा सकती जिससे यहाँ के लोग यहाँ ही पढ़ने लगे? अभी एक ये हो गया कि मेरा का ट्रेंड चल पड़ा है कि वडोदरा पढ़ रहे हैं। ट्रेंड ऐसा है, लोगों को बड़ौदा में ही पढ़ना है। यहाँ स्कूल भी है, कॉलेज भी है,
कॉलेज तो बहुत पुरानी कॉलेज है यहाँ पर, और नए नए कोर्सेज भी कॉलेज वालों ने शुरू किए, लेकिन सभी बच्चों के दिमाग में ऐसा है कि नहीं हमको बड़ौदा में पढ़ना है, तो उसका तो रास्ता नहीं है। यहाँ शैक्षणिक हब बन सकता है, और ये कुंडेला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने के बाद बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चलिए, डभोई के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 5 साल तक उम्मीदवार रहे शैलेश मेहता, और 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें चुना है। एक बात और भी आ रही है, बेरोजगारी। डभोई में बेरोजगारों की संख्या कितनी है, और बेरोजगारों के लिए, लोगों को रोजगारी देने के लिए शैलेश भाई क्या हुआ है? डभोई में बेरोजगारी के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि भी इतने लोग बेरोजगार हैं, लेकिन यहाँ रोजगारी की समस्या है, क्योंकि छोटे मोटे जो बिजनेस चल रहे थे यहाँ, पहले तो ये वासनों का बिजनेस था, वो अभी कम हो गया, तो लोगों को बाहर, और छोटे छोटे अभी बच्चों को छोटे बिजनेस करने नहीं है, यहाँ सब छोटे छोटे बिजनेस चल रहे थे, तिजोरी बनाना, तो वो भी अभी भी चल रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ना है और कुछ अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा सर्विस करनी है, तो डभोई में वो तो हो नहीं सकेगा। वो टाउन 50,000 की पॉपुलेशन है इस टाउन की, तो 50,000 की पॉपुलेशन में कितना होगा, और बड़ौदा बहुत नज़दीक है, लोग जॉब के लिए बड़ौदा जाते हैं, वागुड़िया जाते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री अभी शुरू हुई यहाँ सिद्धपुर, और इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग भी शुरू हो चुकी है, और लोग वहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जरूर मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि डभोई की बात हो और अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात ना हो, ये संभव नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व का 8वां अजूबा, जहां अब देश विदेश के सैलानी हजारों की संख्या में रोजाना आते हैं। ऐसे में डभोई का विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टूरिस्ट जो पूरा पर्यटन विभाग है, कुछ जोड़ कर नहीं किया जा सकता? डभोई के लोगों को फायदा हो। एक तो ब्रॉडगेज रेलवे वहां तक जा रही है, लेकिन डभोई और चांदोद के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, डभोई और चांदोद रुकती है गाड़ी, लेकिन टिकट वहाँ से निकालनी पड़ती है, ऐसा प्रॉब्लम है। हमारे सांसद उसके लिए कार्यवाही कर रहे हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा है, और डभोई से ही टिकट मिले और वहाँ यहाँ से ही पब्लिक जा सके, ऐसे अगले दिनों में हो जाएगा, क्योंकि हमारे सांसद की पार्लियामेंट मेंबर का प्रॉब्लम है, क्योंकि रेलवे हमारे अंडर में तो आती नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है कि सांसद हमारी गीताबेन राठवा है, उन्होंने ये बात ऊपर तक पहुंचाई है। वहाँ के टूरिज्म और डभोई के लोगों को सीधा कुछ फायदा हो, ऐसा कोई योजना बनाई जा सकती है? डभोई सेंटर में है, डभोई टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, तो लोग टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से आते जाते है, इसीलिए सरकार ने इतना फंड यहाँ पर रखा है। ये रोड बना रहे हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, ये सब के पीछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, कि उसी के लिए कितना ट्रैफिक जाता है यहाँ से, तो यहाँ कुछ करना चाहिए, लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए ओवरब्रिज के लिए इतना पैसे डाले। लेकिन यहाँ से ये स्वामीनारायण मंदिर पोइचा भी लोग जाते, चांदोद भी जाते, कुबेर भंडारी जाते, इसीलिए तो यहाँ से सेगवा तक का रास्ता 120 करोड़ रुपया भी मंजूर किया। चांदोद में भी बहुत सारे लोग आते हैं। चांदोद तो पहले ही सालों से एक अच्छा धार्मिक स्थल माना जाता है, वहाँ के विकास के लिए क्या हुआ है शैलेश भाई? चांदोद को दक्षिण प्रयाग बोलते हैं, और वहाँ नारायण बलि की विधि करनी है, अपना कोई गुजर जाता है तो उसके लिए विधि करने लोग ज़्यादा आते हैं, और वहाँ के लिए इसीलिए 40 करोड़ जो यात्राधाम विकास बोर्ड ने मंजूर किया है, वहाँ आप देखोगे काम शुरू किया गया था, लेकिन टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आया, डिज़ाइन में कोई फॉल्ट था, इसके लिए वो काम रुका है, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा वहाँ घाट है, उसके लिए भी 5 करोड़ भी प्रदीप परमार जो यहाँ के प्रभारी मंत्री थे वो खुद आए थे, उनके आने के बाद एक ही वीक में 5 करोड़ रुपये मंजूर हो गए। चांदोद में जो प्रॉब्लम है वो ड्रेनेज के पानी का नहीं, बहुत गंदगी है वहाँ पर, इतने लोग आते हैं, उसके लोग आते हैं, इतना साल किसी ने सोचा नहीं था। जो नदी में हम नहाने जाते हैं, जिसको पवित्र मानते हैं, उसके अंदर ही गंदगी जा रही है। एसटीपी प्लांट बनाने के लिए हमने रखा है, प्रोसीजर भी शुरू हो चुका है, कलेक्टर भी पॉजिटिव रहे, यात्राधाम विकास बोर्ड के ऑफिसर भी आके देख गए, और 6 करोड़ रुपये की फाइल चल रही है, वो भी अभी पास हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर उसका काम भी शुरू हो जाएगा,
क्योंकि एसटीपी प्लांट ही नहीं है वहाँ पर, सूरज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो गंदगी कहाँ से निकलेगी। यानी मैं तो 5 साल से आया, लेकिन सालों से ये प्रॉब्लम है, किसी ने देखा ही नहीं है चाणोद की तरफ। चाणोद की तरफ नहीं देखा है, लेकिन चाणोद में और डभोई में सत्ता जो थी वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही थी। इससे पहले जो जीत कर आ रहे थे, उसके बाद जो जीत कर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही है। ऐसे में सवाल यहाँ काफ़ी सारे उठते हैं। चलिए मैं अब विकास कार्यों को साइड में रखती हूँ और थोड़ी सी राजनीति पर आती हूँ। शैलेश भाई, आप पर एक पहले से 5 साल पहले से ये आरोप लगता रहा है कि आप वडोदरा से, क्योंकि आप वडोदरा से हमेशा कंटेस्ट करते रहे, वडोदरा से लड़ते रहे, कांग्रेस पार्टी आपकी ओरिजिन रही, आप MS यूनिवर्सिटी से लड़ते आए और फिर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और अचानक आपको डभोई का टिकट मिलता है, अब दूसरी बार भी मिला है। तो डभोई की जनता थोड़ा सा आपको यहाँ का तो नहीं समझती है। उनका कहना था कि शैलेश भाई के पास पहुंचना आसान नहीं है, उनको फोन कॉल करना हमें डर लगता है कि हम शैलेश भाई से कैसे पहुंचे, उन तक सीधे सीधे कैसे पहुंचे। ऐसा कोई नहीं है कि जो मेरे पास नहीं आया हो, छोटा छोटे बच्चे भी डभोई के मेरे पास आते। आप जाओ, एक भी घर में ऐसा नहीं होगा जिसके बच्चे ने कि उसका युवती जो होगी उसने मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाई होगी। यानी डर का कोई माहौल ही नहीं है। जिनसे वो डरते थे वो बंद करवा दिया है, कोई डरता नहीं है। यहाँ शांति से लोग जी रहे हैं। और अप्रोच के लिए 50 साल में किसी MLA ने यहाँ पर कार्यालय नहीं बनाया था। ये पहली बार MLA का कार्यालय यहाँ पर है। ये 5 साल से ही है, 50 साल पहले किसी ने नहीं बनाया। तो और मैं जहाँ रहता हूँ डभोई कौन सी की आप देख लो, क्यों बील, बायली, कलाली, चापड़, वो एरिया भी डभोई में लगता है। पादरा से 3 किलोमीटर बाकी रहता है पादरा, वहाँ तक डभोई लगता है। तो मैं तो सेंटर में रहता हूँ भी, दोनों तरफ से लोग आते हैं। मैं मेरे घर से 20 मिनट में डभोई टाउन में पहुँचता हूँ और मुझे बायली, बील, कलाली जाना 45 मिनट्स होती है। तो डभोई का बीच में रहने वाला आदमी हूँ। कौन सी में डभोई नगर में ही रहना जरूरी नहीं है। और मेरे पहले वाले तो अहमदाबाद में रहते थे, कभी आए ही नहीं यहाँ रहने। ब्रह्म समाज के, गुजरात ब्रह्म समाज के अग्रणी भी है शैलेश मेहता, लेकिन यहाँ के जो वोट हैं वो ज़्यादातर ST, SC, OBC और खासकर पाटीदारों के हैं। ऐसे में समर्थन कैसे मिलता है? भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मिलता है शैलेश भाई, या अब 5 सालों में आपकी वो जमीन यहाँ तैयार हो गई है जो 5 साल पहले नहीं थी? विकास की राजनीति यहाँ चलती है, यहाँ कोई ज्ञाति नहीं है। सबसे ज़्यादा मतदार यहाँ पर ST के हैं, शेड्यूल ट्राइब के, उसके बाद मुस्लिम आते हैं, बाद में पाटीदार आते हैं। लेकिन आप इसका रिकॉर्ड देख लो, 5 बार पाटीदार MLA बने, 4 बार ब्राह्मण MLA हुए, 3 बार क्षत्रिय MLA हुए। तो ये यानी मिला जुला स्तर का, मिला जुला समीकरण यहाँ सामने आता है। विकास की राजनीति चलती है यहाँ, कोई ज्ञाति की राजनीति नहीं है यहाँ विकास की। और मोदी साहब और अमित शाह ने आके जो विकास की राजनीति डाइवर्ट की है, अभी तो पूरे देश में कोई ज्ञाति का राजकारण नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही निकलकर बाहर आए, कांग्रेस पार्टी में जुड़े बालकृष्ण ढोलार जो यहाँ के लोकल हैं, दावेदारी कर रहे हैं आपके सामने, और उनका ये भी कहना है कि इस बार कांग्रेस ये सीट जीत रही है। सपने देखने का सबको अधिकार है, उसमें तो मैं मना नहीं करता हूँ। सपने कोई भी देख सकता है, सपने सच हो तो बात अलग है। लास्ट टाइम मैं नया था, मेरे सामने तो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जो 2 बार MLA रहे थे। उसके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर, उनकी माता केंद्र की मंत्री थी, उनका तो दबदबा था। उस वक्त मैं आया तब भी वो लोग बोलते हैं 20-25 हज़ार से शैलेश सोटा हारेगा। आखिर में जो चुनाव का रिजल्ट आया, थिन मार्जिन से भी मैं जीत गया। और 22 पार्टी का कितना हाथ मानते हैं? पूरा भारतीय जनता पक्ष और मोदी के नाम से ही लोग वोट देते हैं। मोदी साहब ने जो काम किए उसके लिए भारतीय जनता पक्ष ने मोदी जी की एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम विकास की राजनीति करते हैं, दोनों चीजें कहां? हाँ, तो मोदी साहब विकास की राजनीति कौन लाया देश में? मोदी साहब लाया। भारतीय जनता पक्ष विकास की राजनीति लाए, तो उनके नाम से ही वोट मिलेंगे ना। चलिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और विकास, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पिछले 27 सालों से गुजरात में खूब समर्थन मिल रहा है। इस बार भी 99 सीट से कितना आगे बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष के रूप में कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार कमजोर हो रही है और दिल्ली से, पंजाब से आई हुई आम आदमी पार्टी लगातार जोर लगा रही है कि गुजरात की सियासत में थोड़ी सी जगह बनाई जाए। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
यहाँ तो कोई आम आदमी पार्टी को जानता नहीं है। पूरे मध्य गुजरात में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। सौराष्ट्र में? सौराष्ट्र की बात हमको पता नहीं होती, हम मध्य गुजरात में रहते हैं, लेकिन एक भी सीट आए ऐसा लगता नहीं है आपकी। चलिए, आम आदमी पार्टी हवा जरूर बना रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कितनी सफल होगी ये भी जरूर गुजरात की जनता देखेगी। लेकिन 5 साल तक फिर एक बार डभोई की जनता आपको पसंद करने जा रही है या कर सकती है। क्या कहेंगे डभोई की जनता से? डभोई की जनता का आभार मानूंगा, उन्होंने मुझे 5 साल तक जिताया, दूसरी बार भी वो जिताने जा रहे हैं और ये बार बिग मार्जिन से जिताएगी। इस बार भारतीय जनता जो उनको वचन दिए, वचन पूरे भी हुए, आगे देंगे, वो भी वचन पूरा करेंगे और विकास की राजनीति डभोई की जनता को पसंद है। विकास की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी का ये स्लोगन ही है कि हम विकास की राजनीति पे काम करते हैं। एक आखिरी सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है, टिकटों के आवंटन को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी में काफी उथल पुथल मची हुई थी। किसकी टिकट कटेगी इसको लेकर लगातार नेता जो है वो आखिरी दिन तक खुद भी प्रेशर में थे कि किसको टिकट मिल रहा है, किसको टिकट नहीं मिल रहा है। और उसके बावजूद योगेश पटेल वाला जो हुआ कि आखिरी दिन टिकट मिल जाता है, मधु श्रीवास्तव का टिकट कट जाता है। ये जो अंदरूनी नेताओं की, क्योंकि वडोदरा इस बार पूरे गुजरात में टॉक ऑफ द स्टेट बन गया कि गुजरात के वडोदरा में ही शहर जिला की टिकटों के लिए इतना ज्यादा उथल पुथल देखने मिला। इसकी वजह क्या मानते हैं? नेता अब पार्टी से भी बड़े हो गए हैं। उसके लिए हाई कमांड जवाब दे सकता है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। हाई कमांड जवाब देगा। खैर, शैलेश मेहता तो अपनी टिकट पाने में सफल रही हैं और उसकी वजह भी उन्होंने बता दी कि विकास की राजनीति करते हैं। शैलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जुड़े रहना है। दिसंबर जब मैं परिणाम लेकर आपके सामने बैठूंगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को कुछ फायदा होगा कि नहीं, 77 सीट से आगे बढ़ेगी कि नहीं, 99 सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे की बढ़ेगी कि नहीं, और आम आदमी पार्टी किसके वोट काटेगी, ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। 99 मिले थे, इस बार कितने? आखिरी सवाल। कम से कम 150। हर भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो 150 से ज्यादा सीट की उम्मीद लगा रहा है 182 विधानसभा सीट से। चलिए, रोज मुलाकात होती रहेगी, इसी मुद्दे बात होती रहेगी। किसका होगा गुजरात? बीजेपी का।